महामारी से लड़ने में लगा है और इस जंग में लॉकडाउन का इस्तेमाल सबसे बड़े हथियार के तौर पर किया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन को तोड़ने वाली खबरें भी लगातार आ रही हैं। सरकार इस खतरे को अच्छी तरह समझती है, इसीलिए लगातार लोगों को घरों से निकलने से मना किया जा रहा है। इसकी सीधी सी वजह है कोरोना की चेन को तोड़ना। कोरोना तीसरे स्टेज में पहुंचे उससे पहले कोशिश की जा रही है कि कोरोना की चेन को तोड़ दिया जाए, लेकिन लगातार लग रहे झटकों से कोरोना के तेजी से फैलने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों लोगों की इकट्ठा भीड़ से देश पहले ही एक बड़े खतरे में घिरा था। गरीब मजदूरों के पलायन से इन्फेक्शन फैलने का बड़ा खतरा है। इस खतरे से निपटने के इंतजाम में मोदी सरकार लगी ही थी कि अब दिल्ली में एक नया कोरोना सेंटर सामने आ गया। जियारत की आड़ में कोरोना को बुलावा दे दिया गया। मजहबी उसूलों को पढ़ने के लिए एक जलसा किया जाना था। दुनिया भर से लोग पहुंचे, साथ में कोरोना भी आ पहुंचा। फिर क्या वो जलसा और वो जलसे वाली जगह जिसे मरकज कहा जा रहा है, कोरोना के लिए सबसे मुफीद पनाहगार बन गए। वो मरकज सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मजार के ठीक पास है। दीवार से दीवार मिली है और उस इलाके में ही तबलीगी जलसे में शामिल होने वाले लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। जरा सोचिए, जो लोग लॉकडाउन से पहले वहां पर पहुंचे थे उनमें से किसी को भी कोरोना पॉजिटिव रहा था, उससे कोरोना दूसरे लोगों में भी फैला, यानी कोरोना को एक चेन मिल गई। निजामुद्दीन इलाके से जब लोगों को निकाला गया तो 24 लोग कोरोना से संक्रमित मिले, जबकि मरकज में पहुंचे हजारों लोगों में से कई लोग 18 राज्यों तक जा पहुंचे और दूसरे देशों तक शामिल होने वाले लोगों के रहने का इंतजाम किया गया। जरा सोचिए, जो लोग लॉकडाउन से पहले वहां पर पहुंचे थे उनमें से किसी को भी कोरोना पॉजिटिव रहा था, उससे कोरोना दूसरे लोगों में भी फैला, यानी कोरोना को एक चेन मिल गई। निजामुद्दीन इलाके से जब लोगों को निकाला गया तो 24 लोग कोरोना से संक्रमित मिले, जबकि मरकज में पहुंचे हजारों लोगों में से कई लोग 18 राज्यों तक जा पहुंचे और दूसरे देशों तक भी पहुंचे हैं। अब समझिए, जहां उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना को दूसरे स्टेज में ही रोक दिया जाए, वहां अब तीसरे स्टेज पर कोरोना के घातक होने का खतरा मंडराने लगा है। और ये सब कुछ वहां हुआ जिस जगह को दिल के हकीम की मजार कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास वो मरकज है। निजामुद्दीन के लिए मशहूर शायर इकबाल ने लिखा था, तेरे लहद की जियारत है जिंदगी, दिल की मसीह व खिज़्र से ऊंचा मकाम है तेरा। लेकिन अब दिल में बसे उस सूफी संत के नाम पर एक दाग लगाने की कोशिश हुई है और इसके लिए जिम्मेदार भी वही हैं जो उनके नाम का सजदा पढ़ने के लिए वहां पर पहुंचे। जहां सजदा होता है वहां से एक साजिश की बू आने लगी। जहां सूफी नज्म पढ़ी जाती है वहां महामारी का बड़ा ठिकाना बन गया। जो मजार फूले लोहबान से महकती है वहां कोरोना के मरीज पनप रहे थे। वो दरगाह महान सूफी शेख निजामुद्दीन औलिया की है, जिस मजार के माथे पर एक दाग लग गया और दाग लगाने वाले उस सूफी संत के शागिर्द हैं जो निजामुद्दीन की दरगाह के पास एक मजहबी जलसा कर रहे थे। मजहब का प्रचार प्रसार करते करते कोविड-19 का प्रसार कर गए। पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है कि कैसे कोरोना की चेन को रोका जाए। देश में लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन एक जमात ने काम तमाम कर दिया। जी हाँ, तबलीगी समाज ने न सिर्फ चेन को तोड़ने से रोका है, चेन को आगे बढ़ाया है और 19 राज्यों तक इसे फैला दिया। कोरोना का ये सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि एक साथ कई जगहों पर कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली के एक इलाके में कोरोना का ज्वालामुखी फटने को तैयार था और जलसे के आयोजक खामोश रहे। आखिर पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? निजामुद्दीन दरगाह है, दरगाह के बगल में मरकज है। मरकज यानी वो जगह जहां तबलीगी समाज का जलसा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर मरकज है, मरकज के
ठीक बगल में हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन भी है। जी हाँ, यही वो पुलिस स्टेशन है, इसके पीछे मरकज है और मरकज के पीछे निजामुद्दीन दरगाह है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि थाना, मरकज, निजामुद्दीन, इन सब की दीवारें मिली हुई हैं। ऐसे में हजारों लोग यहाँ आने लगे जलसे के लिए, पुलिस क्या कर रही है? सवाल ये भी है कि अगर पुलिस की बिना मंजूरी के ऐसा हो रहा था तो पुलिस को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? सवाल और कई हैं। दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार तीनों सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने 2 बार नोटिस दिया कि तबलीगी समाज का ये कार्यक्रम रद्द होना चाहिए, लोग यहाँ नहीं आने चाहिए। इससे साफ होता है कि दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी थी। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि जब जानकारी थी, नोटिस दिया, थाना बगल में था, फोर्स थी, क्यों नहीं रोका गया? दिल्ली पुलिस ने 24 मार्च और 28 मार्च को नोटिस दिया था। इसमें कहा गया था जलसे से कोरोना महामारी फैल सकती है, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम हुआ। इस तरह जमात ने लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन किया। भेजा गया था, कितने पेशेंट थे टोटल रकम क्या, कितने लोग थे? परसों से भेजा जा रहा है जी, परसों दोपहर के बाद भेजा गया है यहाँ फर्स्ट, उसके बाद से रेगुलर चल रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 21 मार्च तक निजामुद्दीन इलाके में करीब 1746 लोग थे, जिसमें से 216 विदेशी और 1530 भारतीय थे। इनके अलावा करीब 824 देश के विभिन्न हिस्सों की तबलीगियों में शामिल थे। तो ये जमात कैसे इस देश में लोगों की जान का दुश्मन बन गई, ये आपने रिपोर्ट के जरिए देखा, देश के सामने एक बड़े खतरे के तौर पर। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि मलिक और साथी पवन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आध्यात्मिक गुरु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन जी, गुरु जी, मैं आपके पास आता हूं। किसी भी धर्म में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनकी पहली तो जिम्मेदारी ये होती है कि किस तरीके से देश को, लोगों को खतरों से महफूज रखा जाए। इतना बड़ा खतरा, सरकार की इतनी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस, पूरी दुनिया में कोरोना इससे पहले कहर बरपा रखा है, उसके बावजूद इस तरीके से गाइडलाइंस की अनदेखी, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी और खासतौर पर विदेश से आए लोगों की। देखिए, अध्यात्म का जो मतलब है और जो हम जैसे लोगों से या आध्यात्मिक गुरुओं से जो उम्मीद की जाती है वो ये की जाती है कि वो व्यक्तित्व का निर्माण करें और इस तरीके से करें कि व्यक्ति परिवार, समाज के काम आए। और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। देश है तो सब कुछ है और देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब मैं बाहर की दुनिया की चीज भारत में लागू नहीं कर सकता सिर्फ ये सोचकर कि मेरा तो उससे एफिलिएशन है तो वहां जो बात होगी वो मैं भारत में करूंगा। नहीं, मुझे तो लॉ ऑफ लैंड की तरह से चलना होगा। तो हमारा फर्ज ये है कि हम देश की जो मुसीबतें हैं इस वक्त, उसके मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्य करें। हम ऐसा कार्य बिल्कुल ना कर दें जिससे यहाँ त्राही त्राही फैल जाए। देखिए, बामुश्किल सारी सरकारें मिलकर किसी तरीके से चीजों को कंट्रोल कर रही थी। अब यहाँ ये इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया, इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया, ये मरकज मरगट ना बना दे कहीं देश में, कई जगहों पर। बिल्कुल, ये खतरा बड़ा है गुरुजी, ये खतरा बड़ा है और इसीलिए आगे मैं और इस पर कुछ जो मेरे जहन में सवाल है आपके सामने रखता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो अब स्थिति सामने है, हम इस कोशिश में थे कि 3rd स्टेज को किस तरीके से डिले कर दिया जाए। इसको लेकर रिपोर्ट भी लगातार आ रही थी कि इस मकसद में हम कामयाब भी हो रहे हैं। पिछले 24 से 25 दिनों में कल एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि लगातार हम दूसरे स्टेज में बने हुए हैं, जो कि एक बेहतर संकेत माना जा रहा था। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग किस स्थिति में हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। हम लोग एक पेंडेमिक से जूझ रहे हैं। इस वक्त ये जो पेंडेमिक है, ये 100 साल में कभी एक बार आता है और ये पेंडेमिक भी साधारण नहीं है। आप अमेरिका को देख लो, इटली को देख लो, इन लोगों का हशर देख लो, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। दे आर डेवलप्ड नेशंस। इनकी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो विश्व भर में नंबर 1 पे है, यूएस से। तो हमें ये बड़ी चालाकी से समझना चाहिए कि दुश्मन जो हमारा कोरोना है वो बहुत चालाक है, बहुत सक्षम है और हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है आइसोलेशन का। आइसोलेशन, आइसोलेशन एंड आइसोलेशन, और वो भी जो है ऑल और नन फिनोमिना। ऐसा नहीं है कि मैं आइसोलेट हो जाऊं, आप आइसोलेट ना हो तो पूरा देश खतरे में डाल देंगे हम लोग। मैं पहले बता रहा हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां समझने की है, आइसोलेशन शुड बी विद सॉलिडेरिटी, इट शुड बी विद ऑल और नन फिनोमिना। ये ऐसे आइसोलेशन से बात नहीं बनेगी, ये बड़ी जरूरी चीज है और हम लोगों को बहराइच का भी मामला बनाना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोरोना वायरस एक एपॉलिटिकल और धर्म निरपेक्ष व्यक्ति होने के नाते, आपको तो पता है हम डॉक्टर्स कभी भी पेशेंट का इलाज करते हैं, हम कभी धर्म नहीं देखते, इसी तरह ये वायरस भी नहीं देखेगा।
किस धर्म का है, किस जाति का है, कुछ नहीं देखेगा। उसे तो ह्यूमन शरीर चाहिए और वो तबाही मचा देगा। अब मेरा मानना यह है, इस वक्त अगर इस तरह की कोई चीज हो गई है, ठीक है, हम लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज होगी, अब आगे क्या किया जाए, मैं सोचता हूं, क्योंकि देखो जहां तक मुझे पता चला है, कई लोग अंडमान निकोबार से भी आए हैं, इन लोगों को सबको इमीडिएटली क्वारंटीन में डाल के, और ये जिस जिस व्यक्ति से मिले हैं, ये जिस भी व्यक्ति से मिले होंगे, इनके परिजन होंगे, फैमिली के मेंबर होंगे या फ्रेंड्स होंगे, उनकी जान भी सुरक्षित हमें चाहिए। तो उनको चाहिए कि आप बिल्कुल क्वारंटीन में चले जाएं और बाकी सब लोग भी क्वारंटीन में चले जाएं, ताकि हमारे देश के ऊपर आने वाला खतरा जो है वो टल जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे से भविष्य में सब लोग, आज आपके प्रोग्राम पे हम शपथ ले लें, सारे भारतवासी आज हम शपथ ले लें कि आइसोलेट करेंगे, हम स्टेज 3 में किसी हालत में नहीं जाएंगे। ये हमारे बच्चों की जानों का सवाल है, हमारे डॉक्टरों की जानों का सवाल है, हमारी नर्सों की जानों का सवाल है, हमारे भारतवर्ष के बुजुर्गों की जानों का सवाल है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, गंभीर मसला है, भयानक बात है, खतरनाक बात है, और इससे हम निकल जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड हम ढंग से आइसोलेट कर दें अपने आप को, और जो भी इस वक्त हुआ है इसको तुरंत क्वारंटाइन में लेके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। लेकिन अब जो स्थिति है डॉक्टर रवि देश के सामने, क्योंकि लगातार यहां से देखिए दुनिया के करीब 16 देशों से लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, ये लोग देश के अलग अलग राज्यों में गए, वहां पर लोग फैले, कई जगहों से मौतें भी रिपोर्ट की गई हैं। तो आप जो आशंका जताई जा रही है एक्सपर्ट्स के जरिए, क्योंकि आज देखिए हाल फिलहाल में जो अब तक आंकड़े आए हैं, पहली बार हम 200 के ऊपर गए हैं एक दिन में जो इन्फेक्शन के जो कंफर्म केसेस है। पिछले 4 से 5 दिनों में हम लगातार ऑन एन एवरेज 100 के आसपास थे, 100 से 125 के आसपास। ये पहली बार है कि आज 200 के पार हम चले गए। तो क्या हम तीसरे स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि मामले हो सकता है आने वाले समय में थोड़े बहुत बढ़े, क्योंकि जो लोग इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहे हैं ना, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड वाले हो सकता है कि अब सामने आए और थोड़े से मामले बढ़े। हमें देखो, मामले बढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़े बहुत बढ़ते हैं, हमें थोड़ा सब्र के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक धीरे धीरे करके कई बार अपनी मौत भी मर जाता है। अब देखिए, सार्स आया था 2002 में, ऐसा भूचाल आया था, 2003 के बाद एक भी केस नहीं आया। लेकिन हम कोई भी कुताही नहीं बरत सकते, हम किसी किस्म के भी आइसोलेशन के अंदर सेंध नहीं लगा सकते, हम वायरस को मौका नहीं दे सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा ताकि सारे व्यूअर्स भी समझ लें। वायरस अगर हमारे शरीर के बाहर है तो मिट्टी है, वायरस को पावर हम देते हैं अपने सेल्स में घुसने के लिए। हमें वायरस को अपने सेल्स में नहीं घुसाना। अगर उसे ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेंगे तो वो अपने आप मर जाएगा। लेकिन अगर आइसोलेट ही नहीं होंगे, हम सब मजमा लगाएंगे या वो लगाएंगे, फिर दिक्कत आ सकती है हमारे को। और ये मैं चिंता कर रहा हूं सब लोगों के लिए। हम अपने मुस्लिम वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनके बुजुर्ग भी हमारे नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ मंशा का भी सवाल है, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट्स और जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो देशद्रोह मामले, देशद्रोह के जैसे मामले होते हैं उस तरीके की ओर इशारा करती हैं, जो मेरा मानना है। क्योंकि ये कई लोगों ने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि जो लोग वहां से निकले वो खुद को आइसोलेट नहीं कर रहे, वो थूकते हुए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उससे जो ड्रॉपलेट्स होंगे इस बात से इन्फेक्शन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो मामला ही अलग है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि डॉक्टरों के ऊपर और पुलिस कर्मियों पे थूका जा रहा है, मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, ये बेचारे डॉक्टर अपने बाल बच्चे छोड़ के रिस्क लेके उस भीड़ में जा रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं ताकि वो अपने परिजनों या किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, देश को ना नुकसान पहुंचा सके। उनकी भावना को समझिए, हमारे डॉक्टरों की, हमारे पुलिस कर्मियों की भावना को समझिए। वो बेचारे, आप बताइए, आप या हम लोग कौन रिस्क ले रहा है इस वक्त बाहर निकलने का? ये तो हम और आप लोग हैं जो मीडिया और डॉक्टर हैं, जो कि पेशेंट्स के पास जाके कर रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो हमारी पुलिस कम्युनिटी है, जो हमारी नर्सिंग कम्युनिटी है, कम से कम उनको इज्जत दे। वही हमारे स्केपगोट हैं, वही हमें बचाएंगे इस त्रासदी से। और अगर हम उनको ही अब्यूज करेंगे, अगर हम उनको, मेरे को आपके चैनल के जरिए भी पता चला कि डॉक्टरों के ऊपर थूका या पुलिस के ऊपर थूका, मेरी यही रिक्वेस्ट है सब भाइयों से कि इस वक्त शांति बना के पेशेंटली हमें सबसे पहले ये देखना है किस किस व्यक्ति को सिम्टम, मुझे पता चला 400। ठीक है डॉक्टर रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। पवन जी भी हमारे साथ हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर दिल्ली मरकज से पहुंचे 6 लोगों को अब क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है।
डॉक्टरों की निगरानी में ये 6 जमाती हैं और इसी पर जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से ये मामला बड़ा हो रहा है, किस तरीके से लगातार अब खतरा ये बढ़ गया है कि हम तीसरे स्टेज की ओर पहुंच सकते हैं, जिस पर डॉक्टर रफी मलिक से चर्चा हो रही थी, जिस पर बातचीत हो रही थी। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन जी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। लेकिन ये मामला देखिए कितना बड़ा है, किस तरीके से 13 और 14 तारीख के आसपास बड़ी संख्या में दुनिया के दूसरे मुल्कों से लोग दिल्ली पहुंचे हैं। निजामुद्दीन में जो ये मरकज है, जो कि इस्लाम के प्रचार प्रसार का जो केंद्र है, दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, वहां पर ये लोग पहुंचते हैं। उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं। संजय हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, 6 लोग और मेरी तो जानकारी ये भी है कि वहां से करीब 18 या 19 मौलाना मिले हैं जिन पर शक है, जिन पर डाउट है, और कुछ थाईलैंड के भी नागरिक बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पे लगभग तकरीबन 19 लोग ऐसे हैं जो काफी संदेह के घेरे में हैं। और हालांकि पुलिस लगातार तत्काल सक्रिय हुई है और पुलिस ने और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनको अपने गिरफ्त में लिया है। उसके बाद तत्काल तुरंत वो ट्रामा सेंटर ले गए हैं, जहां पे जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है वहां पे उन्हें तत्काल आइसोलेट किया गया है। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी बात देखने को यह मिली है कि जिस तरीके से हम लगातार फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज पार कर रहे हैं और कहीं न कहीं थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो ट्रांसमिशन होता है, जो अगर हम भीड़ में अगर हम जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे संक्रमण को हम बढ़ा रहे हैं। उसको देखते हुए जिस तरीके से सरकार ने एहतियात बरते थे और जिस तरीके से दिल्ली में ये शर्मनाक वाकया सामने आया है, उसको देखते हुए यहाँ की पुलिस काफी चौकस हुई है और लगातार जो मस्जिद है वहां पे छापेमारी की जा रही है। जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग जमात के लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये 19 लोग ऐसे हैं जो हाल ही में दिल्ली से आए थे। हालांकि उनका कहना यह है कि हम यहाँ पे तकरीबन 7 से लेकर के 10 तारीख के बीच में हम यहाँ बहराइच आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके वास्तविकता की पूछताछ की जा रही है कि वास्तविकता क्या है, वो कब यहाँ आए थे। संजय, यहाँ की पुलिस काफी चौकस हुई है और लगातार जो मस्जिद है वहां पे छापेमारी की जा रही है। जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग जमात के लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये 19 लोग ऐसे हैं जो हाल ही में दिल्ली से आए थे। हालांकि उनका कहना यह है कि हम यहाँ पे तकरीबन 7 से लेकर के 10 तारीख के बीच में हम यहाँ बहराइच आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके वास्तविकता की पूछताछ की जा रही है कि वास्तविकता क्या है, वो कब यहाँ आए थे। संजय, एक कंफर्मेशन मैं आपसे चाहूंगा, जिन 19 लोगों का जिक्र हो रहा है, इनमें से कितने विदेश के हैं? क्योंकि ये जानकारी है कि इनमें से कुछ इंडोनेशिया, कुछ थाईलैंड और सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो देश के हैं। देखिए, जो 19 लोग गिरफ्त में आए हैं उसमें से अगर हम बात करें तो 4 लोग ऐसे हैं जो अपने देश के हैं और वो ये लोग हैं जो इनके ट्रांसलेटर हैं, यानी जो बहुभाषी जो होते हैं वो लोग इनके साथ में हैं। 2 लोग मुंबई के बताए जा रहे हैं, एक व्यक्ति जो है वो मणिपुर इम्फाल का बताया जा रहा है, जबकि जो चौथा व्यक्ति है वो गोवा के पांडिचेरी का बताया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें तो 7 लोग जो है वो थाईलैंड के हैं और बाकी जो 10 लोग हैं वो इंडोनेशिया के बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बताएं तो 19 लोग यहाँ पे इस समय आइसोलेट किए गए हैं और लगातार पुलिस की निगरानी में है, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि जहां पे इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा जलसा जहां पे हुआ, वहां ये लोग कैसे शामिल हो पाए और फिर वहां से कैसे ये आकर के और लोगों के बीच में गए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी ठीक है संजय, ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जो कि बहराइच से जुड़े हुए थे। और सीधे अब मैं पवन जी का रुख करता हूं। पवन जी, वही जिसकी चर्चा में सबसे पहले कर रहा था, 19 लोग पहुंचे थे दिल्ली से वहां पर जमात कराने के लिए, इससे बचा जा सकता था। 19 में से देखिए कुछ मुंबई के हैं और जो देश के लोग हैं वो सिर्फ ट्रांसलेटर की भूमिका में थे, जो अनुवाद कर रहे थे, जो बाहर इंडोनेशिया और थाईलैंड के लोग थे उनकी बातों का। इससे बचा जा सकता था और खास तौर से जब 13 तारीख को ये मुनादी हो गई थी, 13 तारीख को ये दिल्ली सरकार ने ये कह दिया था और तभी से संकेत मिलने लगे थे कि कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे और हम लोगों को आइसोलेशन में जाना चाहिए, लोगों के साथ नहीं बैठना घुलना मिलना चाहिए। तो उसी वक्त में ये लोग वहां से चल के और अपने होटल्स में पहुंच जाते और वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हें इन सब के बारे में डिटेल से पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। अब पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया इन लोगों ने, और ऐसा नहीं इनको नियम नहीं मालूम। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली लोग बाहर से आते हैं, जैसे यहाँ आते हैं, इस मरकज में आते हैं, उन्हें सब ये रूल्स पता है। तो इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, इसका मतलब कहीं कोई दाल में काला जरूर है। और मैं अभी आपसे कह भी रहा था कि ये
जो लोग निकले हैं जगह जगह जाएंगे, ये मेवात जरूर जाएंगे, ये पुलवामा जरूर जाएंगे, ये पीलीभीत की तरफ जरूर जाएंगे, ये सहारनपुर की शामली की तरफ जरूर जाएंगे, दारुल उलूम की तरफ जरूर जाएंगे, ये पुडुचेरी की तरफ जरूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ इनके बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। तो ऐसी जगह पर जब ये इन्हें जाना था तो उसकी प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन होती तो पुलिस शायद कुछ कर सकती थी। आज तो हाथ बंधे हुए, कोई आसान काम नहीं है लोगों की भीड़ में उन्हें ढूंढ पाना, और ये लॉ ऑफ लैंड का सीधा उल्लंघन किया गया, तो सख्त एक्शन इस पर होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी हैं। डॉक्टर रवि, ये लोग होली के आसपास पहुंचे थे, जो जानकारी आ रही है बहराइच के पास। पूरे देश में एक बड़े तबके ने होली नहीं मनाई, राजनीतिक हस्तियों ने, प्रधानमंत्री ने होली मिलन का कार्यक्रम रद्द किया। तो क्या सभी धर्मों के जितने कार्यक्रम थे, चाहे वो इस्लाम में जमात का हो, क्या उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए था? इन सारे कार्यक्रमों को तब तक पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिए था जब तक हम कोरोना पर विजय नहीं पा जाते? देखिए, मैं तो पहले ही एज मेडिकल डॉक्टर आपको यही चीज बता रहा हूं कि किसी भी किस्म की गैदरिंग, खासकर अगर लोग फॉरेन से आए हुए हैं, बाहर के देश से आए हुए हैं, तो वो किसी भी किस्म की गैदरिंग इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसानदायक हमारे देश में हो सकती है, और हम सबको ये संजीदगी से सोचना चाहिए। इसके ऊपर हमें ओवर डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ ही मौजूद था जब आपकी बात उनसे हो रही थी। तो किसी भी तरह की अगर हम इसको ओवर डिफेंस करेंगे, अगर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, इसमें समझने समझाने की कोई बात नहीं है। ये चीज गलत है, 100% गलत है, चाहे ये हिंदू करें, ईसाई करें, मुस्लिम करें या वो करें। मैं आपको एक चीज बता दूं, और भी विश्व में आपने पढ़ी होगी न्यूज के, एक चर्च के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति चला गया था जिसकी वजह से फैला था, कोरिया का शायद केस है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। और जहां तक धर्म की बात है, मैं आपको एक चीज बताऊं, हर धर्म कहता है कि अपने शरीर की रक्षा करो और अपने साथियों के शरीर की रक्षा करो, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। और मैं सोचता हूं कि हमारे देश की इस वक्त इकोनॉमी और हेल्थ, दो ही टांगे हमारे देश की, दोनों टांगे टूट जाएंगी। हमारे को बड़ी सावधानी से चलना है। अगर हमारी हेल्थ के ऊपर त्रासदी आ गई या हमारी उसके ऊपर त्रासदी आ गई तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। हम देखिए बहुत अच्छा चल रहे हैं, आइसोलेशन बड़ी अच्छी चल रही है। मैं आपको बताऊं, ठीक है कुछ केसेस हो रहे हैं, लेकिन एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको बता दूं कि वी आर गोइंग रीजनेबली वेल एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। और मैं एक चीज और बताऊं, समर पे आने के बाद भी वी कैन बी होपफुल, हमारे को कुदरत भी थोड़ी मदद करेगी, हो सकता है कोई दवाई भी आ जाए। लेकिन अगर हम इस तरह की चीजें कर देंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मैं फिर दोबारा से ये बताना चाहूंगा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूं, चाहे कोई भी समाज करे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूं। वर्णित हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। वर्णित, जो लखनऊ से कैसरबाग इलाके से जो जानकारी आ रही है, मैं उसको लेकर आपसे कंफर्मेशन चाहूंगा कि वहां पर भी एक मरकजी मस्जिद है जहां पर पुलिस कमिश्नर और डीएम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 13 मार्च से वहां पर कई लोग विदेशी रुके हुए थे। अब इनको आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है। ये भी वहां पर एक धार्मिक जलसे में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए, आपको बता दें, इसमें से मैं आपको बताऊं कि करीब 160 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें से 95% लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये वो 160 लोग हैं जो कि दिल्ली में निजामुद्दीन में मरकजी में मौजूद थे। उन्होंने उस कार्यक्रम को अटेंड किया था। उसके बाद वो जो है अलग अलग उत्तर प्रदेश के इलाकों में गए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। 95% अभी तक सक्सेसफुल रेट है। 5% लोगों को और आइडेंटिफाई करना है। ये एक बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क है। एक बार आप इस जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर दें। एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप बताएं कि जो दिल्ली, जो निजामुद्दीन से मामला सामने आ गया, जो लोग वहां से आइसोलेट किए गए हैं, क्वारंटीन में भेजे गए हैं, कितनी संख्या है जो यहां दिल्ली से गए हुए थे? देखिए, अभी जो जानकारी आ रही, पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो दिल्ली से जो लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गए हैं वो करीब 157 है। 157 जो है ये फिगर है। इसमें 95% लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से जानकारी दी गई है। बात की जाए अगर लखनऊ की, तो यहाँ पे 6 जो फॉरेन नेशनल्स थे उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया है, उनको जो है क्वारंटाइन में भेजा गया है और इनका सैंपल भी लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अगले कुछ घंटों में आ जाएगी।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 103 तक पहुंच गया है। अभी का जो लेटेस्ट 6 बजे का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 103 फिगर बताया जा रहा है जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केसेस है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत गंभीर है और इससे निपटने के लिए दिन रात जो है पूरी टीम जो है काम कर रही है। आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति कहां कहां गया, किस किस रूट से गया, किन किन लोगों के संपर्क में आया, तो ये बहुत ही बड़ा जाल है जिसको कि सुलझाना बहुत समय भी लगता है और बहुत ज्यादा वर्कफोर्स की भी जरूरत है। ठीक है वर्णित, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वर्णित ने जो बड़ी खबर बताई कि 157 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन से पहुंचे थे लखनऊ, जिनमें से 95 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी 60 लोग हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाना बाकी है। आप सोचिए ये चेन कितनी बड़ी होती जा रही है, और अगर भारत तीसरे स्टेज में पहुंचता है तो सबसे बड़े जिम्मेदार यही लोग होंगे। डॉक्टर रवि और पवन जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। फिल्म जगत से, कारोबार जगत से खिलाड़ी दान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की मां ने भी दान कर दिया, लेकिन वहीं जो बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी है कि किस तरीके से दिल्ली के इस मरकज से, इस तबलीगी जमात से देश के बड़े बड़े हिस्सों में लोग पहुंचे। लखनऊ में 150 के ऊपर लोग पहुंच गए। तो क्या ऐसे हम कोरोना से जंग लड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और जो मुझे अभी ये आपने जो खबर दी, एकदम ब्रेकिंग न्यूज दी कि ये लोग पुलिस पर या डॉक्टर्स पर थूक रहे हैं, इन्हें कंट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए। पुलिस ने और डॉक्टर्स ने अपनी जान को खतरे में डाला है, अपने परिवारों को खतरे में डाला है, पूरे नर्सिंग स्टाफ ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, और हम उनकी इज्जत करने की बजाय इस प्रकार का व्यवहार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स है वो, जो उनको नाम दिया गया, उनकी वजह से हमारे शरीर सुरक्षित है। तो उनकी इस हरकत को बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। जिस जगह पर, ये तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं ना कि आप जिस मिट्टी में रह रहे हैं उस मिट्टी की वक्त जानिए, उस मिट्टी का काम कीजिए पहले। तो ये यहां पर उस मिट्टी का काम पहले होना चाहिए था। और जहां लोग फंसे हुए हैं इतनी बुरी तरीके से, वहां पर जहां पर राष्ट्र जूझ रहा है कितने बड़े पेंडेमिक से, तो वहां पर इन्हें साथ खड़ा होना चाहिए था। और जी सबको सब कुछ पता है, ये कहना कि हमें पता नहीं था या कोई ऑर्डर कब आया कैसे आया, ये एक बहाना है। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, अब तो मैं सीधा सा एक सवाल पूछता हूं कि जिस जंग को हम लड़ रहे हैं, क्या शुरुआत में अब ऐसी स्टेज आ गई है कि थोड़ा सा हम अब बैकफुट पर आना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम बहराइच से आपने डिटेल सुनी, लखनऊ से आपने डिटेल सुनी, तो क्या ये लड़ाई अब उस लड़ाई में हम बैकफुट पर हैं? मेडिकल प्रोफेशनल आपको बताऊं कि थोड़ा सा तो एंथुसियाज्म में भी कमी आती है और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो डेफिनेटली बढ़ता है इन सब चीजों से। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि हमें सकारात्मक होते हुए इस चीज को इमीडिएटली जो है ना मिटिगेट करना बड़ा जरूरी है। इस चीज को, रिस्क को एकदम से खत्म करना जरूरी है हमारे को, जबकि पता नहीं पूरा खत्म हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अंडमान से आया है या अंडमान चला गया वो पता नहीं कितने लोगों से मिला होगा। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि अब अगला कदम तो यही होना चाहिए कि जितने व्यक्तियों को सिम्टम्स थे, जो सीएम साहब ने कहा 450 व्यक्तियों को थे या जिनके भी वो कांटेक्ट में आए, ये बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज, बहुत बड़ी जद्दोजहद होगी। लेकिन जो भी है इसको तुरंत हमें करना चाहिए ताकि हम आगे ना जाए। और दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सारे मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से मैं विनती करना चाहूंगा कि ये पेंडेमिक है, इस पे मेहरबानी कीजिए। इसमें आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपके भाई बहन भी लिपट में आ जाएंगे। इसमें हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे डॉक्टरों, नर्सों, इनका ख्याल रख लो, जो बेचारे फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं और अपनी जान को, अपने बच्चों के सब कुछ फ्यूचर को दाव पे लगा के वो बेचारे सामने लड़ रहे हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, हम कोरोना पे जीत पा लेंगे, हम थर्ड स्टेज में नहीं जाएंगे। मैं एक सकारात्मक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते कहना चाह रहा हूं कि हम जीत पालेंगे, प्रोवाइडेड हम इस तरह की कोई भी नेग्लिजेंट, केयरलेस, केयरलेस एटीट्यूड बिल्कुल ना रखें, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। इस वक्त पूरी मानवता के ऊपर अटैक हुआ है इस दुश्मन का। पूरी मानवता जो है वो घेरे में आई है। इसके अंदर हम सब मानव पहले हैं, बाकी बात की चीज है। और मैं ये सोचता हूं कि शायद जिन लोगों ने ये किया भी है उनको भी शायद समझ आ रहा है
और मुझे लगता है वो नेक्स्ट स्टेप्स भी लेंगे, इसमें पूरी मदद करेंगे क्वारंटाइन में करने के लिए और सब लोगों को बताएंगे। थोड़ी सी इसमें डिस्टर्बिंग बात ये हुई है कि बाहर के लोग भी कुछ आए हैं। देखिए हमारे मजदूर भाई भी मजबूरी की वजह से वो थे, उसमें भी बड़ी चिंता का विषय हुआ, लेकिन इतना हमें पता है बाहर से वहां पे शायद कोई नहीं आया हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर 10-12 देशों से बाहर से लोग आए हैं तो वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि अभी हम स्टेज 2 में हैं। ये चिंता का विषय है मतलब डॉक्टर साहब। 10-12 नहीं, कुल 16 मुल्कों से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। और आज इसी मसले पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो उनकी नाराजगी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर दिखाई थी। दिल्ली मरकज में हुई लापरवाही को लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वो आपको सुनवाते हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि इतने लोगों को हमने एक जगह इकट्ठा किया। इस वक्त नवरात्रे के टाइम चल रहा है, लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे। गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं, मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, मस्जिदों अपने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिदों में लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। मक्का खाली हो गया, वेटिकन सिटी खाली हो गया। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना। तो ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बातें थी। मैं सीधे गुरुजी का रुख करता हूं। गुरुजी, अरविंद केजरीवाल ने ठीक ही कहा। देखिए नवरात्र का समय है, इस देश में मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, गिरजाघर बंद हैं। देश के जो बड़े मुस्लिम देश है वहां पर भी मक्का मदीना बंद है, वेटिकन सिटी पूरी तरीके से बंद है, ताकि इस चेन को तोड़कर हम पूरी दुनिया में इस पर विजय पा लें। लेकिन यहां पर यह सेंटर दिल्ली में बदस्तूर चल रहा था। इसके अलावा भी दो मैं आपको कंफर्म्ड रिपोर्ट्स बता रहा हूं, उसकी भी जांच पड़ताल आप करवाइएगा। और हो सकता है कि पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। एक मवाना और एक सरधना, यहां पर भी दोनों जगह मिला के लगभग 18, 19, 20 लोग हैं। तो ये इसमें से भी एक बड़ी संख्या विदेश से है। पता नहीं क्यों कभी कभी जब इस प्रकार की बातें होती हैं, या कहिए कि मैं चीजों को देख रहा हूं, आप हर नागरिक में ये फ्रस्ट्रेशन होगी जो मेरे अंदर भी है। मैं भी थक रहा हूं, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी शांति चाहिए, मुझे भी स्वास्थ्य चाहिए, जैसे कि बाकी सबको चाहिए। और जहां सब लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी ये काम करके दिखाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। तो इसीलिए मैं उसी फ्रस्ट्रेशन से, और या कह लीजिए एक नागरिक के क्रोध की वजह से कह रहा हूं कि दाल में कुछ और काला तो नहीं है। इस बात का भी बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज से लोग आते हैं और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे सीधे चले जाते हैं, जबकि इन्हें वहीं रुक जाना चाहिए था। और इसके इंस्ट्रक्शंस तो लगातार दिए जा रहे थे 9-10 तारीख से, तो ये वहीं रुक जाते, वहीं कुछ ना कुछ इंतजाम अपना करते, वहीं ये लोगों को इन्फॉर्म करते। थाने में तो कम से कम इन्फॉर्म करना इनका बनता ही था। गुरुजी, एक छोटा सा सवाल फिर मैं डॉक्टर साहब का रुख करता हूं। आपसे थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया है कि जमात का ये जुर्म तालिबानी जुर्म है और ये माफी लायक नहीं है। सही शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। हाँ, अगर उन्होंने ये कहा है तो वास्तव में जरा फ्रस्ट्रेशन देखिए सरकार है, डॉक्टर है, पुलिस है, हम आप हैं, मीडिया तो देखिए वो भी तो अपनी जान पर खेल के काम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। मतलब जानबूझकर ये कार्य किया गया है, इसमें कोई माफी नहीं हो सकती कि अनजाने में हो गई, गलती हो गई, चलो प्रशासन भी माफ कर देगा। ये जानबूझकर सारे अलार्म्स बजने के बाद ये काम किया गया है। तो और भारत जिस प्रकार से एक आतंकवाद पीड़ित देश है, इस प्रकार की सोच बनना कोई बहुत गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया। ये हर नागरिक चढ़कर यही बात कहेगा इस वक्त। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि सबको आइसोलेट किया जाए, सबको ट्रेस किया जाए, तो ये जो चेन बनती दिखाई दी है, क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल कि उतनी जल्दी इन सबको ट्रेस कर लिया जाएगा, सबको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, फिर सबको आइसोलेट और जिनको जरूरत है उनको क्वारंटीन कर लिया जाए? देखिए, इसको पूर्ण रूप से तो आप मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल सिचुएशन है। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर 1500 लोग हैं, अगर वो दूसरे देशों से यहां आए हैं, दूसरे देश से आए हैं, एयरपोर्ट पे उतरे होंगे, टैक्सी ली होगी, सब कुछ लिया होगा, तो पता नहीं किस किस के कांटेक्ट में आए हों,
और ये वायरस जो है ना, ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। ये वायरस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको दिख जाए या पता चल जाए। तो हवा के झोंके में भी 10 करोड़ वायरस होते हैं। तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से तो इसको मिटिगेट शायद ना कर पाए, क्योंकि हर व्यक्ति को ट्रेस करना, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट प्रोफेशनल की तरह बताऊं कि पूरे हर व्यक्तियों को ट्रेस करना, लेकिन हाँ काफी हद तक इसमें मिटिगेशन हो सकती है। और मैं आगे के लिए भी राय दूंगा, जो भी समूह हैं, चाहे हमारे हिंदुओं के हैं, मुस्लिम्स के हैं, सिख भाइयों के हैं, ईसाई भाइयों के हैं, जिनके भी हैं, मैं आगे से बताना चाहूंगा। देखिए, आप चैनल चलाते हैं, अगर आपकी चैनल पे नीचे 50 लोग आके इकट्ठे हो जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे? आप इमीडिएटली प्रशासन को नहीं कहेंगे? आप उनसे नहीं पूछेंगे आप कैसे आ गया? एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो आगे से अगर कहीं पर भी इतने लोगों का जमावड़ा हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है। देखिए, आज हिंदुस्तान के बच्चे को पता है, उसे अपना गणित नहीं पता, उसे अपनी सोशल साइंस नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि कोरोना के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। आज 5-6 वर्ष के बच्चे को भी अगर आप सोते में उठा के पूछो कोरोना में क्या करना है, वो कहेगा सोशल डिस्टेंसिंग। ये आज देश का बच्चा जानता है, थैंक्स टू मीडिया एंड थैंक्स टू एवरीबडी फॉर दैट मैटर। और इतना जो जागरूक हर कोई है, तो ये जब सबको पता है इस चीज को, तो इसमें ये भोलेपन वाली जो भी गलती हो गई या जैसे भी हुई, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। हम सबकी फंडामेंटल जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे घर पे कोई जमावड़ा ना करे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी चैनल पे कोई जमावड़ा ना करे। प्रशासन तो बाद में आता है, प्रशासन के ऊपर तो सख्त कार्रवाई हो, वो होनी चाहिए, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन प्रशासन कहाँ जाएगा? प्रशासन भी तो ठीक है डॉक्टर साहब और गुरुजी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हमने स्क्रीन पर ग्राफिक्स में आपको दिखाया कि तबलीगी जमात के जो 6 बड़े सिद्धांत हैं, उसमें एक बड़ा सिद्धांत है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सम्मान करना। लेकिन जो दिल्ली में हुआ, उसे आप मदद और सम्मान कहेंगे क्या? बहुत यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।